हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी, एसीएफ एंड एफआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का करने वाले हैं। और ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जो DSSB या फिर HTET या फिर आप UPPSC और कंप्यूटर टीचर लेवल का किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन को कर लिया है, जिसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बन चुका है। आप प्रीवियस जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है उसमें आप जा कर के चेक कर सकते हैं। यह जो वीडियो है सो पार्ट 3 के रूप में बन रहा है। तो इस पेपर में 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन है, जिसमें 80 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, और 81 से लेकर के 90 तक आपका मैथ का पोर्शन है, जिसे मैं स्किप कर रहा हूं, और 91 से इस वीडियो में मैं आपका डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.6875। यह एक डेसिमल नंबर है जिसे आपको बाइनरी इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए। तो डेसिमल नंबर से आपको जिस सिस्टम में जाना होता है उसी से आपको, अगर डेसिमल नंबर दिया गया है तो उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि अगर बाइनरी में निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, और अगर ऑक्टल नंबर निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई, और हेक्साडेसिमल निकालना है तो आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा तभी करेंगे जब ये पॉइंट में होगा तब, और अगर पॉइंट में ना रह के, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, तब हम डिवाइड का रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को निकालना है बाइनरी में, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबर है मेरे पास 0.6875। तो 0 पॉइंट के पहले तो कोई वैल्यू होता नहीं है जीरो का मतलब के, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद का जो भी वैल्यू है उसी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसे पहले आप लिख दीजिए 0.6875 इंटू, और क्या करना है यहाँ पे बाइनरी नंबर निकालना है, इसलिए इसका बेस 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो इसे मल्टीप्लाई अब जब कीजिएगा तो इसका जब मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 7 से 2 में कीजिएगा तो 14, 14 1 15, और 8 2 6 16, 16 1 17, और 6 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12, और 1 कैरी था तो 1 13 हो जाएगा। इसके बाद जब आप पॉइंट बैठेगा तो 4 डिजिट के बाद है, इसलिए आप राइट साइड से 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी आपका डिजिट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 0 और 1 ही आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाइनरी नंबर में 0 और 1 ही होता है सिर्फ। तो यहाँ पे जो 1 आया है उसे हम लोग बाहर निकाल करके लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बचा मेरा पॉइंट के बाद का वैल्यू, पॉइंट के बाद का वैल्यू को यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखेंगे 0.3750। इसे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि हमारा जो पॉइंट के बाद का वैल्यू, सारा वैल्यू 0 ना आ जाए। 0 अगर सारा वैल्यू हो जाएगा तब जा करके स्टॉप हो जाएंगे। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0.7500। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका सेम इतना ही आएगा। अब देखिए कि पॉइंट के पहले आपका 0 वैल्यू है, तो आप 0 को यहाँ पे बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद आपका पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है उसे आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखिएगा 0.7500। उसके बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आपका आएगा 15000। इसे भी आप पॉइंट जब बैठेगा तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। आप देखिए कि पॉइंट के पहले का जो वैल्यू है सो 1 है, तो 1 को आप बाहर निकाल लीजिएगा, और जो पॉइंट का बाद का जो वैल्यू है आप इसे यहाँ पे एज इट इज़ लिखिएगा। तो यहाँ पे 5000 हो गया। उसके बाद 2 से फिर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 10000। अब आप देखिए कि पॉइंट का राइट साइड का पूरा वैल्यू 0 हो चुका है, और पॉइंट का लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू है आप उसे बाहर निकाल के लिख लीजिए। यहाँ पे जब राइट साइड का वैल्यू 0 हो गया है तो इसे हम यहाँ पे अब स्टॉप कर देंगे। इसके आगे अब कैलकुलेशन नहीं होगा। अब जो मेरा ये वैल्यू आया, अब इसे आप ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन में लिखेंगे। आप जब
डेसिमल से बाइनरी निकालते थे बिना फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखते थे उसे डिवाइड देने के बाद। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट का आप बाइनरी नंबर निकाल रहे हैं, तो इसे आप मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ऊपर से नीचे की ओर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1011। आप इसे पॉइंट में जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं उसी तरह से आपको यहाँ भी लिखना है, यानी 0.1011 ये आपका बाइनरी नंबर आगे इसमें बेस 2 लगा करके लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकलता है। इसके लिए मैं वीडियो भी स्पेशल बना चुका हूँ, यहाँ तक कि इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैं बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल कन्वर्जन और जो भी हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल नंबर है, तो सारा मैं यहाँ पे कन्वर्जन बताया हूँ। तो आप उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। इसमें बोल रहा है कि द टेंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकालना है ऑफ 0 1 2 3 9 8 इज। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कोई नंबर, इसका आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप पढ़े होंगे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जिस तरह से आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं उसी तरह से टेंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाला जाता है। तो इसमें आप देखिए कि टूज कॉम्प्लीमेंट के पहले आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है, यानी आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी हम लोग वही करते थे। जैसे कि टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो पहले हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसमें 1 ऐड कर देते थे फर्दर, तब जाकर के टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता था। सेम उस तरीका से इसमें भी हम लोग करेंगे। जैसे कि जो मेरा नंबर दिया गया है, ये नंबर है, इसमें क्या करना है, आपका सबसे पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल करके और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तब जा करके मेरा क्या आ जाएगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 9 से सारे डिजिट में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 9 जितना डिजिट है उतना पहले 9 लिख लेते हैं। तो 9 9 9 9 9 6 डिजिट है, 6 यहाँ पे 9 लिख लिए। उसके बाद इस नंबर को इसके नीचे लिख देंगे 0 1 2 3 9 8। उसके बाद इसको सिंपली क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी 9 से 8 माइनस होगा तो 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8 और यहाँ पे 9। ये मेरा आ गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसे टेंस कॉम्प्लीमेंट तक ले जाने के लिए इसमें क्या करना है, 1 प्लस करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 8 7 6 0 2। ये मेरा क्या आ गया, ये आपका आ गया टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे 91 का ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में बोल रहा है BCD कोड फॉर डेसिमल 9 इज। यहाँ पे BCD कोड निकालना है 9 डेसिमल नंबर का। तो BCD कुछ नहीं है, जस्ट आप जिस तरह से बाइनरी नंबर निकालते थे सेम उसी तरह से है, लेकिन बस इसमें याद रखना है कि आपका 4 बीट का इसमें कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है। जिस तरह से मान लीजिए कि आपके पास कोई अदर नंबर रहेगा, अगर 12 है तो 1 का अलग और 2 का अलग आप बाइनरी नंबर निकाल लीजिए। जैसे 1 का बाइनरी नंबर तो 1 होता है, लेकिन इसे आप 4 बीट के कॉम्बिनेशन में लिखिएगा, यानी 0 0 0, यानी 4 बीट हो गया। उसके बाद 2 को 1 0 लिखते हैं, लेकिन इसे 4 बीट बनाना पड़ेगा। अब इसको साथ में मिला करके लिख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, BCD कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 का आप सिंपली बाइनरी नंबर निकालिएगा। तो बाइनरी नंबर निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 0 0 1। तो ये पहले से ही 4 बीट में है, तो इसे आपको 4 बीट में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बाइनरी नंबर में भी सेम आएगा और BCD कोड भी इसका सेम ही आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 94 नंबर में बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन इसमें दिया गया है और इसमें इसका बुलियन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है कि जैसे कि आप 1 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो 0 बनता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 बनता है। और अगर कोई वेरिएबल है, अगर मान लीजिए x है, x का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो x डैश बनता है। तो ये पहले से आपका दिया गया है, इसी को आपको क्या करना है, आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था x डैश y और z डैश, और उसको प्लस करना है x डैश y डैश और z, और इसी को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है।
तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप पूरे पे आप एक डैश लगा दीजिए, यानी पूरे पे पूरे को ब्रैकेट लगा करके आप एक डैश लगा दीजिएगा, तो पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा इसमें, इसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स डैश वाई और एक्स डैश है और प्लस एक्स डैश वाई डैश और जेड, और आप पूरे पे कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या होगा कि एक्स कॉम्प्लीमेंट पहले से और फिर से कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। उसके बाद यहाँ पे डॉट है, तो डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप प्लस होता है। उसके बाद देखिए वाई है, सिर्फ वाई का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी डॉट है, तो डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्लस होता है। अब जेड कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और जेड यहाँ पे बचेगा। इतना आ गया। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे प्लस है, प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डॉट होता है। उसके बाद जेड डैश है, सॉरी एक्स डैश है, एक्स डैश और यहाँ पे डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि डॉट है, यहाँ पे डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्लस होता है, और वाई डैश और यहाँ पे डैश है तो डैश डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट आउट हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, वाई। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो डॉट है, यहाँ पे डॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे जेड का कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इतना मेरा ये आ गया। अब आप इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है आप उसमें से मैच कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें से मैच आप जब कीजिएगा तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका 1 आ रहा है, यानी एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इफ एक्स इज अ बुलियन वेरिएबल एक्स डॉट एक्स इक्वल्स, यानी यहाँ पे x कोई बुलियन वेरिएबल है और अगर हम उस इक्वेशन को इस वेरिएबल को x डॉट x अगर करें तो उसका आंसर क्या आएगा। तो x डॉट x करने पर उसका आंसर x ही होता है, क्योंकि x के जगह पर आप कोई एक वैल्यू रख करके देखिए, 1 अगर रखते हैं तो 1.1 क्या होगा, 1, यानी x का ही वैल्यू आया। x पे आप क्या वैल्यू लिए थे, 1 लिए थे। अब लीजिए 0, अब 0 को डॉट कीजिएगा तो 0 ही आएगा, यानी जो भी x रखिएगा वो x में ही रिजल्ट आने वाला है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू डिजिटल लॉजिक फैमिली। तो कुछ डिजिटल लॉजिक फैमिली होता है, मेनली 3 टाइप के डिजिटल लॉजिक फैमिली होता है। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो इसमें से आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा लॉजिक फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे सीमोस है, सो लॉजिक फैमिली से बिलोंग करता है, टीटीएल भी करता है और ईसीएल भी करता है। डीए में है डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जो मेमोरी मैनेजमेंट में आपका यूज़ होता है। इसे हम मेमोरी में कोई भी डेटा डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो सीमोस है इसका फुल फॉर्म आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद ईसीएल का क्या होता है, इमीटर कपल्ड लॉजिक। टीटीएल का ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो आप जो भी फुल फॉर्म है उसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में लगभग फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट सम बीट इन अ हाफ एडर वर्किंग ऑन इनपुट x एंड y बीट। बोल रहा है कि x और y बीट आपके पास इनपुट में है और उसमें आपको हाफ एडर में यूज़ करना है, जो सम कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे XOR जो है, XOR ऑपरेटर जैसे XOR है ना, XOR ऑपरेटर ही यहाँ पे सम के रूप में काम करता है, किसमें, हाफ एडर में। तो इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, इसका आंसर आ जाएगा S इक्वल टू XOR Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, हाउ मेनी मिनिमम 3 into 8 decoder are sufficient for making a 4 into 16 decoder। आपके पास डिकोडर है जिसमें 3 into x डिकोडर दिया गया है। तो अगर आपको यूज़ करना हो 3 into x डिकोडर और उसको बनाना हो आपको 4 into 16 डिकोडर, तो आपको मिनिमम कितना
3 इंटू एक्स डिकोडर लगेगा। तो यहाँ पे 2 डिकोडर लगाएंगे 3 इंटू एक्स का, तो मेरा 4 इंटू 16 डिकोडर बन जाएगा। यानी इसका आंसर भी क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ डिवाइस एंड मेन मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेसर। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम बिना सीपीयू का यानी बिना प्रोसेसर का इंटरेक्शन किए हुए, बिना इन्वॉल्व किए हुए डायरेक्ट हम मेमोरी में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैम को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें प्रोसेसर यूज़ होगा ही, सीपीयू तो ऑलरेडी एक प्रोसेसर है, तो डीए और यहाँ पे पीरोम भी आपका प्रोसेसर को यूज़ करेगा। यहाँ पे डीए में जो है डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, ये आपका डायरेक्ट इसमें नाम में ही लगा हुआ है। यानी ये क्या करता है कि आपको अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो बिना प्रोसेसर का आप इन्वॉल्व हुए आप इसके मदद से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। द डेसिमल नंबर 617 इज हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है 617, जिसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जिस मीडियम से आपको अदर मीडियम में जाना होता है, तो उस मीडियम से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। हमको किस मीडियम में यहाँ पे जाना है, हेक्साडेसिमल में। किससे, डेसिमल से। तो हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल से हम इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 617 में हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवीजन करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उस पर हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे। जो कोशेंट जो आएगा उसको सिर्फ नीचे डाउन लिखेंगे और जब तक मेरा कोशेंट है 16 से कम ना हो जाए तब तक उसको नहीं छोड़ना है, उसको तब तक डिवाइड करते रहना है। यानी जब हम इसे हम डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने तो यहाँ पर 16 से 617 में डिवाइड देने पर मेरा जो कोसेंट है वो 38 आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 में जब 16 से अब 38 में डिवाइड देंगे तो कोसेंट मेरा 2 आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कोसेंट है यहाँ पे वो 16 से छोटा हो चुका है, यानी अब इसमें डिवीजन नहीं होगा। अब इसे जो इसका जो आंसर है वो आ चुका है, बस अब लिखने की देरी है। क्या करेंगे, इसको लिखने का एक तरीका होता है कि आप नीचे से लेकर के ऊपर की ओर डायरेक्शन में लिखेंगे। यानी पहले 2 लिखाएगा, फिर 6 और 9, जैसे 2 6 9, और इसमें हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16, और 16 लगा करके यहाँ पे लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यानी 269। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए 269 ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 में बोल रहा है द डेसिमल नंबर 9 कैन बी रिटेन एज फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर एज। यहाँ पे डेसिमल नंबर 9 जो है उसका हम फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर अगर लिखें तो किस तरह से लिखाएगा। तो 9 को हम नॉर्मली जब हम बाइनरी नंबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1001, ये आपका बाइनरी नंबर 9 का बन गया। अब इसे जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में लिखेंगे तो आप जितना डिजिट पे आप राइट साइड से आप उसमें डेसिमल पॉइंट डेसिमल आप लगाइएगा उतना आपको 2 के पावर में मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसमें ढूंढिए कि आपका 9 का सही बाइनरी नंबर कौन है। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ यही दिया हुआ है, यानी 1.001, यानी पॉइंट जो लगाया हुआ है राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, और 2 के पावर में 3 में आपका मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका 1 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। ये क्वेश्चन आपके लिए हम रहने दे रहे हैं और आप इसे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि मुझे आशा रहता है कि आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 103 में बोल रहा है विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट इन सी। यहाँ पे सी लैंग्वेज से इसके बाद क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी कांस्टेंट नहीं है सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज में बहुत सारा कांस्टेंट होते हैं, तो उसी में से बोल रहा है कि इसमें से प्राइमरी कांस्टेंट कौन नहीं है। तो इंटीजर जो है सो इसका प्राइमरी कांस्टेंट है, और फ्लोट भी प्राइमरी कांस्टेंट है, कैरेक्टर भी प्राइमरी कांस्टेंट है। जो यूनियन है इस टाइप का कोई भी प्राइमरी कांस्टेंट होता ही नहीं है सी में, इसलिए इसमें
जो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। विच इज़ नॉट अ कीवर्ड इन सी। सी में टोटल 40 अराउंड 40 के कीवर्ड हैं, तो आप उसे एक बार ध्यान में रखेंगे। उसी में से पूछ रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा जो वर्ड है सो कीवर्ड में इंक्लूड नहीं है। तो ऑटो है सो कीवर्ड होता है, ब्रेक भी कीवर्ड है और स्टैटिक भी कीवर्ड है। स्टॉप नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, विच फंक्शन रिसीव्स वैल्यू फ्रॉम द कीवर्ड। यहाँ पे कीवर्ड से वैल्यू को लेने के लिए, सी लैंग्वेज में कीवर्ड से वैल्यू को लेने के लिए यानी इनपुट लेने के लिए कीवर्ड से कौन सा फंक्शन को यूज करते हैं, तो स्कैनएफ है। सो स्कैनएफ के मदद से हम लोग कीवर्ड से वैल्यू को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। यहाँ पे प्रिंटएफ है, सो वैल्यू को दिखाने के लिए यानी प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे या टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए वैल्यू को हम लोग प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है वो सी प्रोग्रामिंग में इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया गया है इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें जो सॉल्यूशन है वो किसका होगा, प्रोसेसिंग पहले सबसे पहले किसका होगा और वो किस तरह का एसोसिएटिविटी रखता है, यानी राइट एसोसिएटिविटी है या फिर लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, और सबसे पहले जिसका प्रेसिडेंस रहेगा और उसी का यहाँ पे वर्क होगा, यानी प्रेसिडेंस रूल भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेसिडेंट रूल होता है, आप बचपन से ही पढ़े हैं बोडामास, तो बोडामास के थ्रू भी आप जानते हैं तो ठीक है, और आपको सी लैंग्वेज में भी अलग से प्रेसिडेंस बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो डिवीज़न है वो जिसका प्रेसिडेंस हाई है, तो सबसे पहले हम लोग डिवीज़न का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। और सी लैंग्वेज में याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये फॉरवर्ड स्लैश दिया गया है तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोसेंट आने वाला है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 3 में तो यहाँ पे 1 आएगा, और 8 से 3 में डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डेसिमल में नहीं लिखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, इसका आंसर 0। अब यहाँ पे बाकी का जो डिजिट लिखा हुआ है बच गया है उसे आप लिख दीजिए, यानी इंटू 4, ये आपका काम हो गया था इसका। तो यहाँ पे प्लस सिर्फ बचा, इसके बाद प्लस 3। अब देखिए कि इसमें से कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसका प्रेसिडेंस हाई है, यानी 4 × 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 + 0 + 3। अब देखिए सारा तो प्लस ही है, यानी इसमें प्रेसिडेंस का कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं है, यानी 4 + 3 क्या हो जाएगा, आंसर 7। तो आपका ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा आंसर, यानी 7 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे कौन सा है सो टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पर सी लैंग्वेज में 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो आपको ऑपरेटर पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, तो आपका जो एंड है वो बाइनरी ऑपरेटर है, एक्सक्लामेशन है सो यूनरी ऑपरेटर है, एंड भी है सो जो एंड ऑपरेटर दिख रहा है वो आपका बाइनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क और कोलोन जो साथ में दिया गया है यह आपका टर्नरी ऑपरेटर है। ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो आपका कंडीशन के जैसा काम करता है, जैसे कि इफ एल्स का जो कंडीशन होता है उसके जैसा आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। आप इसके लिए स्पेशल आपका बताया गया है टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, तो आप उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन भी अगर न्यूमेरिकल बनते हैं क्वेश्चन तो उसे आप बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड एज। तो सी लैंग्वेज में कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, उसी के मदद से हम लोग डिसीजन चूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इंटीजर है, फंक्शन है, वेरिएबल है, ये कोई आपका कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे जो स्विच है ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है, स्विच है। इसके अलावा आपका केस भी आता है, सो कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है, इसमें बोल रहे हैं विच कीवर्ड शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। यहाँ पे किस कीवर्ड को हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे हम लोग को दूर होना चाहिए। वैसे यहाँ पे सारे कीवर्ड यूज़फुल हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड जो होते हैं जो
कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, इसलिए उसे हम यूज़ नहीं करते हैं उतना। तो स्विच और केस और ब्रेक हम लोग नॉर्मली जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन गो टू जो कीवर्ड है इसे हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, इफ़ अ सी प्रोग्राम कंटेन्स ओनली वन फंक्शन इट मस्ट बी। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सी प्रोग्राम में कोई एक फंक्शन है तो उसे क्या होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, मस्ट बी। तो उसमें कम से कम एक मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। बिना मेन फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता है सी लैंग्वेज में, इसलिए सी प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, ज़रूरी मेन फंक्शन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, इसमें बोल रहा है एमंग द ऑपरेटर विच हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें से दिए गए जो ऑपरेटर हैं इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है, यानी सबसे हाईएस्ट प्रीसीडेंस लेवल किसका है। तो इसमें जो भी दिया गया है इसमें से प्लस जो है सो प्लस का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, जिसमें बोल रहा है बेसिक रन टाइम एंटिटी इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आर। जो भी बेसिक रन टाइम एंटिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में वो क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम होने के लिए जो भी बेसिक रन टाइम एंटिटी होना चाहिए उसमें ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, यानी बिना ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। डेटा एंड फंक्शन को रैपिंग करना एक सिंगल यूनिट में, वो उसे हम क्या कहते हैं या फिर वह क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन उसे बोला जाता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि कोई भी डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में क्रिएट करना, रैपिंग करना, उसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसे आप, उसका जो लिस्ट है उसे आप देख लेंगे ताकि आपका ध्यान में रहे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर रूबी है और स्मॉल टॉक है और C++ है, ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं, लेकिन आपका जो पास्कल है ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या चल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास इज नोन एज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस प्रोसेस के मदद से हम किसी दूसरे क्लास का जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, हम किसी अनदर क्लास में ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को हम ले आ सकते हैं, यानी उसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के मदद से हम किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं अनदर क्लास में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इसमें बोल रहा है कि C++ वाज डेवलप्ड बाय। तो C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्जने स्ट्राउस्ट्रप, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका चला जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो भी डेवलप किया गया है जिसके द्वारा, आप उसे एक बार जरूर याद रखिए। जैसे यहाँ पे डेनिस रिची है वो C लैंग्वेज को डेवलप किए थे, यहाँ पे बार्जने स्ट्राउस्ट्रप, यहाँ पर बार्जने स्ट्राउस्ट्रप जो है सो C++ के डेवलप किए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, stdio.h में बी रिटन एज इन C++। यहाँ पर जो stdio.h एक हेडर फाइल है, ये आपका C++ में किस तरह से लिखा जा सकता है, तो C लगा करके stdio आप लिखेंगे तो इस तरह से आप लिखा जा सकता है किसमें, C++ में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इसमें बोल रहा है विच इज द फील्ड विड्थ ऑपरेटर इन C++। इसमें बोल रहा है कि C++ में कौन सा फील्ड विड्थ ऑपरेटर है, तो यहाँ पे सेट W जो है सो विड्थ ऑपरेटर के रूप में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, इन C++ ऑपरेटर यूज्ड फॉर शिफ्टिंग बिट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर। जो शिफ्टिंग बिट ऑपरेटर है वो C++ में और किस लिए यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेइंग वैल्यू।
आप इस तरह से लिख करके डिस्प्ले कर सकते हैं वैल्यू को C++ में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 इन द जावा स्टेटमेंट इंपोर्ट java.lang.math। जो मैथ है यहाँ पे वो क्या करता है, वो कैसा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो मैथ है वो एक तरह का मेथड है जावा में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इस पेपर का जो 120 क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करा दिया है। ये आपका पार्ट 3 बना और इसके पहले पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है इसका। तो यहाँ पे 1 जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो अगर टीचर या फिर कंप्यूटर के इस लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी प्रॉफिट हो। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।